नमस्ते मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। 5 अगस्त 2024 को आपको जानकारी होगी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट दिया गया और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और 7 अगस्त से वहां के एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने चार्ज लिया और तब से अब तक वही वहां का शासन चला रहे हैं। आज वहां पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में दो मुख्य पार्टीज हैं, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि खालिदा जिया की बेटी उसकी जो अध्यक्ष है, और दूसरी है जमात इस्लामी, जिसके प्रधानमंत्री कैंडिडेट है डॉक्टर शफीकुर रहमान। आज इलेक्शन में कुल ये देखा जा रहा है कि 50% से कम लोगों ने वोट दिए। लोगों का कहना है कि हमें वोट देने ही नहीं दिया गया और बहुत से बूथ जो थे खाली थे और कई बूथों पर यह हुआ कि रिगिंग ऐसे हुए, पहले ही सुबह ही बैलेट पेपर भर दिए गए थे। अब वहां पर क्या होना है क्या नहीं होना वो तो वहां की समस्या है, लेकिन वहां पर जो अल्पसंख्यकों के साथ देख रहा है कि आगे कैसे चलेगा। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा है कि यहाँ पर कोई अल्पसंख्यक है ही नहीं, यानी कि सबको बराबरी का मौका मिलेगा। ऐसा ही हमने सोचा है, सोचना चाहिए। और जो बीएनपी के नेता है तो उनका कहना है कि हम नया बांग्लादेश बनाएंगे जिसमें शांति होगी, दोस्ती होगी, और दोनों जो पक्षों ने कहा है कि हम भारत के साथ नज़दीकी संबंध बनाए रखेंगे। पहले मोहम्मद यूनुस ने बहुत कोशिश की कि भारत के साथ झगड़ा किया जाए ताकि जमात इस्लामी को पावरफुल बनाया जाए। अच्छा, अगर ये इन इलेक्शनों में बहुत से ऑब्जर्वर बुलाए गए थे और ऑब्जर्वर जो बुलाए गए थे उसमें भारत का किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था, शायद इसलिए कि वो जो भारत का ऑब्जर्वर होगा वो अपना उसका वो नेचुरल तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को मॉनिटर करता और इलेक्शन को मॉनिटर करता। बाकी जो ऑब्जर्वर वो आए थे वहाँ बांग्लादेश में, वो सब उनकी कारस्तानी से ही बांग्लादेश में ये जो शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। पहले इन इलेक्शनों को भी पूरा फ्री एंड फेयर नहीं मानूंगा, क्योंकि एक जो मेन पार्टी है उस पर कुछ इल्ज़ाम है कि आपने कुछ लोगों को मरवाया, तो उसके कारण उसको इलेक्शन लड़ने से पाबंदी लगा दी गई और पार्टी को ही बैन कर दिया गया। इंटर्म गवर्नमेंट ऐसी है उसको वैसे पावर ही नहीं है कि वो किसी पार्टी पर बैन लगाए। ये अगर किसी नेता ने कोई गड़बड़ी की है उसके लिए वो उसके नेता पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उसको जेल में भेज दिया जा सकता है, लेकिन पार्टियों को बैन करना वो डेमोक्रेसी जमहूरियत नहीं है। एक तो पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि कई जगह पर बैलेट पेपर पहले ही पेटियों में भरे गए थे और किसी जगह पर कई लोग वोट देने आए तो उनसे कहा गया कि आपका वोट पहले ही डाला गया है, कि आपको अब चिंता करने की बात है। अगर आप घर जाए, अगर घर नहीं जाएंगे तो आपके साथ भी वही हाल किया जाएगा जो पहले कई नेताओं के साथ हुआ, कई लोगों के साथ हुआ। और कई बूथ ऐसे थे जिन बूथों में कोई भी इलेक्शन वोट डालने नहीं आया है। इतनी दहशत है। शायद उनसे ये कहा गया है कि अगर आपने वोट डालने आ गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा, जैसे कि वहां पर पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कितने लोगों को मारा गया है, कितने हिंदुओं को मारा गया, कितनों के घर जलाए गए और कितने जो मंदिर वगैरह वहां पर नष्ट किए गए। अब देखना है कि आजकल अभी तो वोटिंग का शायद रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, वो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। वैसे जो ओपिनियन पोल थे, वो जो अच्छे लोग हैं जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से वो लोगों से पूछते हैं, आबहवा देखते हैं, जो बड़े बड़े साफी है, बड़े बड़े
जर्नलिस्ट है, उनका कहना था कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसको 208 सीटें मिलेंगी और जमात इस्लामी को बिल्कुल 81 सीट्स मिल सकती है। अगर फ्री एंड फेयर दो पार्टी में इलेक्शन किया होगा, क्योंकि हवा उनके फेवर में थे। कई लोगों ने ये कहा था कि हमने देखा कि 1.5 साल में ये जमात इस्लामी वाले पावर में आए तो उन्होंने बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचाया और कितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई, कितने लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अगर मान लो जमात इस्लामी पावर में आती है तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि शायद वो हिंदुओं के साथ वो बुरा सलूक नहीं करेंगे जो उन्होंने पहला किया, हमारे मंदिरों को नष्ट नहीं करेंगे और जो वहाँ पर बलात्कार हुए हिंदुओं के साथ वो नहीं रिपीट किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज दोहराने वाली बात है कि जमात इस्लामी वो पार्टी थी जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने का समर्थन नहीं किया था, उसके अगेंस्ट वो चाहते थे कि वो दोनों इकट्ठे रहे। हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने कितने औरतों का बलात्कार किया, कितने लोगों को, बच्चों को अनाथ किया, कितने लोगों को मारा, क्या हालत कर दी और बांग्लादेश को तकरीबन बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा और कितने लोग बेघर हो गए, कितने मकान जलाए गए। अगर लोग फिर भी उनको ही वोट देते हैं या वो वोट चोरी से या और दूसरे से इलीगल तरीके से पावर में आते हैं तो उनका रवैया भारत के साथ क्या होगा, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनके साथ क्या होगा। लेकिन हम ये बात तो एक पक्की है कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। हमें आशा करनी चाहिए कि जो भी प्रकरण अभी तक बांग्लादेश में हुए आगे वो नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा और बांग्लादेश के लोग भी प्रगति करते रहे और जो उनके सपने थे, जो यूनिस कहता था कि हम नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देंगे, ऐसी जो बुद्धि है उससे वो बचे ताकि बांग्लादेश का ही नुकसान ना हो जाए। भारत की नजरें भी इन इलेक्शनों पर पूरी तरह से और वो देख रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है वो बांग्लादेश के हिंदुस्तान के साथ उनका रवैया कैसा रहेगा। अगर वो ठीक चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी समस्या है पानी की समस्या। पानी का जो समझौता है हमने उनके साथ किया, बांग्लादेश के साथ, वो 2026 में ख़त्म होने वाला है। अगर उनका रवैया ठीक नहीं रहा, अगर वो भी देखना पड़ेगा कि भारत का रवैया पानी के बंटवारे के बारे में आगे क्या रहेगा। जैसे कि सिंधु नदी का समझौता पाकिस्तान के साथ है लेकिन पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं रहा और उन्होंने जो हमारा पानी अलॉट किया गया था तो उसका वही इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर बांग्लादेश ने भी ऐसी हरकत की तो अब देखना होगा हमारे नेता जिनको बोलते हैं कि 56 इंच की छाती है वो क्या कार्रवाई करते हैं। आशा करनी चाहिए कि बांग्लादेश के लोग सद्बुद्धि से ही बैठेंगे और भारत के साथ झगड़ा न करके बांग्लादेश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। नमस्कार।